नमस्कार दोस्तों। 1000 साल पुराने शहर के एक किनारे पर एक फिलोसोफर यानी दार्शनिक रहता था जो यह सिखाता था कि दुनिया सरल है और हर व्यक्ति के लिए खुशियां सुलभ है। एक बार एक इंसान जो उसकी फिलॉसफी से सहमत नहीं था उसके दिल की बात समझने और उसकी फिलॉसफी को जानने के लिए उसके पास गया। उस युवा इंसान ने उस फिलॉसफर को यह समझाया कि उसके लिए यह दुनिया कितने सारे विरोधाभासों, चिंता और दुखों से भरी हुई थी। उसकी दृष्टि में खुशी की कोई भी फिलॉसफी पूरी तरह से निरर्थक थी। दोस्तों, एक फिलॉसफर और उसकी फिलॉसफी से असंतुष्ट एक युवा व्यक्ति के बीच हुई बातों पर आधारित एक किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड लिखी गई। उनकी बातों का मुख्य विषय है कि हमारा पास्ट और भावनाएं हमारे वर्तमान यानी प्रेजेंट को कंट्रोल करती हैं या नहीं। ये बुक एल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसे एक दार्शनिक और युवा व्यक्ति के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है और इसीलिए पढ़ना आसान है। इस बुक का मूल संदेश है कि हम अपनी जिंदगी को खुद चुन सकते हैं और दूसरे की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जी सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम अक्सर इस बात से दुखी या परेशान रहते हैं कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। ऐसे में अगर वो लोग हमें नापसंद करते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते तो कहीं ना कहीं ये हमारे दुख का कारण बनते हैं और कई बार ये हमारे विचारों, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे भावनात्मक स्तर को भी प्रभावित करते हैं। वहीं यह बुक हमें सिखाती है कि हमारे भीतर डिसलाइक्ड यानी नापसंद किए जाने का साहस होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप हर किसी को आपको पसंद करने को मजबूर नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको सफरिंग यानी केवल दुख ही मिलेंगे। जब आप अपने सच्चे अस्तित्व को स्वीकारते हैं और दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको इस पुस्तक का सबसे पहला संवाद समझाती हूँ जो उस युवा और फिलॉसफर के बीच हुआ। युवा व्यक्ति ने फिलॉसफर से पूछा कि मैं तुमसे एक बार यह फिर जानना चाहता हूँ कि क्या तुम यह विश्वास करते हो कि यह दुनिया सभी मायनों में एक सिंपल प्लेस है, यानी एक साधारण सी जगह है। हाँ, यह दुनिया बेशक सिंपल है और हमारी जिंदगी भी, फिलॉसफर ने कहा। तब युवा ने पूछा कि ये सिर्फ आपका एक आशावादी तर्क है। आप कह रहे हैं कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो भी सरल हैं, यानी सिंपल हैं। फिलॉसफर ने कहा, हाँ बिल्कुल। युवा ने फिलॉसफर से कहा कि आज मैं आपको एक चुनौती देने आया हूँ और आपको यह समझाने आया हूँ कि आप अपने इस प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को वापस ले लें, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप हार जाएंगे। फिलॉसफर ने उसकी बातों पर हंसते हुए अपना सवाल पूछने को कहा। युवा ने कहा कि आपके अनुसार दुनिया सरल है, जीवन भी सरल है। अगर इस विचार में कोई सच्चाई है तो वो बस एक छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण से ही हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बच्चों पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे कि उन्हें टैक्स पे करना या नौकरी करने का कोई भय नहीं होता। वो अपने माता पिता और समाज के संरक्षण में होते हैं। वो सुरक्षित होते हैं और निश्चिंत रहकर अपने मन का करते हैं। बचपन में भी भविष्य को अनंत रूप में देख सकते हैं और जो चाहें वो करने की कल्पना कर सकते हैं। उन्हें जिंदगी के कठोर वास्तविकताओं और संभावनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी आंखों पर एक तरह से पट्टी बंधी होती है, इसीलिए यह दुनिया उनके लिए निश्चित रूप से सरल दिखती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दुनिया अपनी असली सच्चाई प्रकट करने लगती है। जल्द ही वह समझ जाएगा कि असल में चीजें कैसी हैं और उसे क्या करने की इजाजत है। उसकी सोच बदल जाएगी और वो केवल असंभावनाओं को देखने लगेगा। बचपन में उसका आशावादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा और उसकी जगह क्रूएल रियलिज्म यानी एक क्रूर यथार्थवाद ले लेगा। फिलॉसफर ने कहा, यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, मैं समझता हूँ।
युवा ने आगे कहा कि अब जब वो बड़ा हो जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशंस यानी जटिल मानवीय संबंधों में भी उलझ जाता है। वो कई तरह की जिम्मेदारियों से घिर जाता है, चाहे वो घर पर हो, काम हो या समाज में उसकी भूमिका। वो उन सामाजिक समस्याओं से भी परिचित होता है जिसे वो बचपन में नहीं पहचान सका था, जैसे कि भेदभाव और असमानता, और वो इन मुद्दों की अनदेखी नहीं कर सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फिलोसोफर ने कहा कि नहीं, यह सब ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। युवा ने आगे कहा कि अगर हम किसी ऐसे युग में रहते हैं जहाँ धर्म की गहरी पकड़ होती तो शायद मोक्ष एक ऑप्शन होता, क्योंकि ईश्वर के आदेश ही हमारे लिए सब कुछ होते। हमें बस उसका पालन करना होता और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अधिकांश लोगों का ईश्वर में विश्वास नहीं रहा। अब कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकें। इसीलिए हर कोई चिंता और संदेह से भरा हुआ है। अब सभी केवल अपने लिए जी रहे हैं। यही आज का समाज है। तो प्लीज मुझे बताइए कि इन सभी वास्तविकताओं को देखते हुए भी क्या आप कह सकते हैं कि ये दुनिया सिंपल प्लेस है? इस पर उस फिलोसोफर ने कहा कि हाँ, मैं अब भी वही कहूंगा कि यह दुनिया सरल है और जीवन भी। युवा ने फिर पूछा कि कैसे? यह तो कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है कि यह एक केओटिक यानी विरोधाभासी दुनिया है। इस पर फिलोसोफर ने उत्तर दिया, ऐसा इसीलिए नहीं कि यह दुनिया कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, बल्कि इसीलिए कि हम इसे जटिल बना रहे हैं। हम में से कोई भी एक निष्पक्ष यानी ऑब्जेक्टिव दुनिया में नहीं जीता, बल्कि एक सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत दुनिया में जीता है, जिसे हमने खुद अर्थ दिया है। जिस दुनिया को आप देखते हैं वो उस दुनिया से अलग है जिसे मैं देखता हूँ, और ये इम्पॉसिबल है कि हम अपनी दुनिया को किसी और के साथ बांट सकें। युवा ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, जबकि आप और मैं एक ही देश में रहते हैं, एक ही समय में और एक ही चीजों को देख रहे हैं। दोस्तों, अब फिलोसोफर का उत्तर ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि आप मुझे काफी युवा लगते हैं। क्या आपने कभी कुएं का पानी पिया है जिसे अभी अभी निकाला गया हो? युवा ने उत्तर दिया, मुझे कुएं का पानी पिए बहुत समय हो गया। मुझे याद है मेरी दादी के गांव वाले घर में एक कुआं था जो गर्मी के दिनों में ताज़ा ठंडा पानी देता था। मुझे वो पानी पीना बहुत अच्छा लगता था। इस पर फिलोसोफर ने कहा, हो सकता है कि तुम यह जानते हो, लेकिन कुएं का पानी पूरे साल लगभग एक ही तापमान पर रहता है, करीब 60 डिग्री के आसपास। यह एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। जो भी इसका तापमान मापेगा उसे यही मिलेगा। लेकिन जब तुम गर्मी में ये पानी पीते हो तो यह ठंडा लगता है, और वहीं ये पानी जब सर्दियों में पीते हो तो गर्म। हालांकि थर्मामीटर के अनुसार ये पानी हमेशा 60 डिग्री पर है, लेकिन यह कैसा महसूस होता है ये इस पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, गर्मी या सर्दी। युवा ने प्रश्न किया, तो क्या यह बस वातावरण के बदलाव से पैदा होने वाला एक इल्यूजन यानी भ्रम है? फिलोसोफर ने कहा कि नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है। देखो, उस वक्त तुम्हारे लिए कुएं के पानी की ठंडक या गर्माहट एक वास्तविकता होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम एक सब्जेक्टिव दुनिया में रहते हैं, यानी व्यक्तिगत, और हम अपनी सब्जेक्टिविटी से भाग नहीं सकते। वर्तमान में यह दुनिया तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड और रहस्यमयी नजर आए, पर अगर तुम बदलोगे तो यह दुनिया भी बदल जाएगी। यह तुम्हें सरल दिखाई देगी। इसीलिए मुद्दा ये नहीं कि ये दुनिया कैसी है, पर यह है कि तुम कैसे हो। युवा ने पूछा, मैं कैसा हूँ? फिलोसोफर ने कहा कि यह ऐसा है जैसे तुम दुनिया को एक काले चश्मे से देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें सब कुछ डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो दुनिया के अंधेरे की शिकायत करने के बजाय तुम बस अपना चश्मा उतार सकते हो। सकता है तब दुनिया तुम्हें बहुत ज्यादा ब्राइट लगे और तुम तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो। शायद तुम्हें फिर से चश्मा पहनने का मन करे, लेकिन क्या तुम सच में चश्मा उतार सकते हो?
क्या तुम सीधे दुनिया को देख सकते हो? क्या तुम्हारे पास ये साहस है? युवा ने आश्चर्य से पूछा। साहस? फिलोसोफर ने कहा, हाँ, यह साहस की बात है। दोस्तों, इसी तरह के संवाद आगे यह युवा व्यक्ति उस फिलोसोफर से करता है और जीवन के सत्य को तलाशने की भूख को शांत करने के लिए वो उस गुरु के अथाह ज्ञान के सागर को अपने भीतर संचित करता जाता है। लेकिन आपको यह सत्य जानने के लिए हजारों साल पुराने शहर के किसी छोर पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि यह सारा ज्ञान समाया है इस पुस्तक में, जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये आपको सिखाती है कि कैसे नापसंद किए जाने का साहस आपको दुनिया को नए नजरिए से देखने की हिम्मत देता है। अपने जीवन के रचनाकार हम खुद हैं। अपने अतीत की बेड़ियों और दूसरों की राय से आजाद होकर जीने का साहस करना ये पुस्तक हमें सिखाती है। हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसका चुनाव हम खुद कर सकते हैं और यह तभी संभव है जब हमें इस दुनिया के लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का डर ना हो। दोस्तों, इस पुस्तक में ऐसे हजारों प्रश्न हैं जो शायद कभी न कभी आपके मन में भी आते होंगे। अंग्रेजी में लिखी गई यह किताब सबसे सरल शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझा देती है और इसके बाद आप एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस पुस्तक की मूल शिक्षा है कि अतीत आपका भविष्य तय नहीं करती। फ्राइड का मानना था कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान को निर्धारित करता है, लेकिन एडलर का कहना है कि यह हमारा मानना है कि हम अपने वर्तमान को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये पुस्तक हमें सच्ची खुशियां ढूंढने का मार्ग दिखलाता है जो दूसरों में योगदान देने से मिलती है। यह केवल अपने लिए नहीं बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए जीना सिखाती है। अगर आप अपनी खुशी को केवल दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर रखते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें जीवन में दूसरों की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए, क्योंकि यही असली संतोष और आनंद लेता है। यह पुस्तक उजागर करती है हमारे अधिकतर समस्याओं को जो हमारे संबंधों से जुड़ी होती है। हम अपने जीवन में ज्यादातर समस्याओं का सामना इसीलिए करते हैं क्योंकि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं या उनकी राय की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों की सोच से आज़ाद होकर जीना सीख जाएं, तो हम मानसिक रूप से बहुत हल्का और खुश महसूस करते हैं। अगर दुनिया आपको नापसंद करती है और फिर भी आप खुश रहते हैं, तो आप वास्तविक रूप से साहसी हैं। जब आप अपने सच्चे अस्तित्व को अपनाते हैं, तो दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ देते हैं। हम वास्तविक रूप से सच्चे मायनों में तभी स्वतंत्र हो जाते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक हमें जीवन को सरलता से देखने की सलाह देती है, क्योंकि इस पुस्तक की फिलॉसफी ये है कि लाइफ इज सिंपल एंड द वर्ल्ड टू। अगर अपने जीवन को और इस दुनिया को मुश्किल बनाया है तो वो हमने। अगर हम बहाने बनाना छोड़ दें और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें, तो हम खुशी और आज़ादी से जी सकते हैं। जीवन को हम अपने विचारों और मानसिकता से कठिन बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरत है हमें एक सरल और प्रेरित मानसिकता यानी माइंडसेट अपनाने की। इस पुस्तक में युवा जो दार्शनिक से प्रश्न पूछता है वो निहिलिस्टिक यानी निराशावादी है। कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी भी ऐसी ही होती जा रही है। उनका संघर्ष उनकी आशाओं को तोड़ रहा है। ऐसे में उन्हें खास जरूरत है इस पुस्तक को पढ़ने की, ताकि एक बार फिर उनकी आशाओं को ऊर्जा का वो सिंचन मिल जाए जिससे वो एक बार फिर से जीवंत हो जाएं। युवा का मानना है कि भावनाएं इंसानों को परिभाषित करती हैं और अगर हम उन्हें नकारते हैं तो बस मशीनों की तरह बन जाते हैं। दूसरी तरफ दार्शनिक उसे समझाता है कि भावनाएं मायने रखती हैं, लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। यह ना ही हमारे अतीत और ना ही वर्तमान को परिभाषित करती हैं। इसी तरह हमारा अतीत भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं जीना चाहिए। जीवन का आनंद केवल वर्तमान क्षण में है। हमें खुद को स्वीकार करना और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को छोड़ना सीखना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम क्या है आपको एक्सेप्ट ना करना, उनकी प्रॉब्लम को
अपनी प्रॉब्लम बनाने से बचने के लिए हमें केवल वही करना है जो हमारे कंट्रोल में हो। पुस्तक हमें एक और गहन बात सिखाती है, जो है कि हमें हमारे अनुभव नहीं, हमारी व्याख्या परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इसीलिए गुस्सा आता है क्योंकि अतीत में मेरे साथ गलत हुआ था, तो यह गलत है। असली बात यह है कि वो गुस्सा करना चुनता है। जब आप लोग क्या सोचेंगे कि डर से मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन आसान और हल्का हो जाता है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और आप किसी और को खुश करने के लिए नहीं जी रहे। यही इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो किसी व्यक्ति के विचारों को झकझोर सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की मंजूरी यानी अप्रूवल पाने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने और समाज के बनाए नियमों में फिट होने की कोशिश में अपना असली अस्तित्व खो देते हैं। अगर अपनी शर्तों पर जीने के लिए कुछ लोग आपको नापसंद भी करें, तो ये बिल्कुल ठीक है। यही हमारी मानसिक बेड़ियों को तोड़ता है। ये बेड़ियां हैं लोगों के राय की, डर की। यह बुक हमें आजादी का असली मतलब समझाती है, जो दूसरों की उम्मीदों से स्वतंत्र होकर जीना है। ओवरऑल बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनने का साहस देती है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे अनुमति लेती हूँ और आपको इसी साहस के साथ छोड़ती हूँ कि आप इस बात से कभी निराश नहीं होंगे कि चंद लोग आपको नापसंद करते हैं। मायने बस ये रखता है कि आप खुद को पसंद करें। ये दुनिया बहुत बुरी है, ये मुश्किलों से भरी पड़ी है। इस मानसिकता का चश्मा उतार कर दुनिया को सरल आंखों से देखें और अपनी दुनिया खुद चुनें। निश्चित रूप से ये आपकी दुनिया बदल देगी। मिलूंगी आपसे जल्द, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।